मई 2013। इस तारीख को बीते यूं तो 12 साल हो गए हैं, लेकिन झीरम के घाव अब तक नहीं भरे हैं। सरकारें आई और गई, लेकिन पीड़ितों को 12 साल बाद भी न्याय नहीं मिल सका। यही वजह है कि झीरम में मिली दर्दनाक यादें लोगों को अब भी करहाने पर मजबूर करती थी। एक बार फिर 25 मई की तारीख आ रही है। इस बार भी झीरम पर सवालों की गूंज सुनाई देने लगी है। एक और जहां कांग्रेस ने इस दिन को पूरे प्रदेश में शहादत दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है और पीसीसी चीफ दीपक बैज झीरम जाने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी 25 मई को झीरम जाने की बात कह चुके हैं। लेकिन झीरम के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल आज भी सियासी चेहरों को अनुत्तरित कर देता है। इसीलिए कभी जेब में झीरम के सबूतों की चर्चा होती है, तो कभी जांच नहीं होने देने को लेकर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर झीरम घाटी की बरसी से पहले सियासी नजारे देखने को मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां झीरम मामले की जांच नहीं होने देने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को झीरम पर अब बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को मिला मौका उसने खो दिया है। एसआईटी गठन हम लोग किए थे, एनआईए ने उसका विरोध किया। गृह मंत्री जब यहाँ आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, तब भी मैंने कहा कि इस जांच को हमको दे दीजिए। गृह मंत्री कहा इसको तो छोड़ दीजिए बघेल जी, नहीं चाहते जांच को। अभी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट से आ गया, अब विष्णुदेव साय सरकार क्यों जांच नहीं करी, साल भर हो गया, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गया है। अभी जांच कर रहे हैं ना, सब एक ही विषय सब लोग जांच कर रहे हैं। उसी की ईडी जांच कर रही है, उसी की सीबीआई जांच कर रही है, उसी की एओडब्ल्यू जांच कर रही है। हमारे शासनकाल में हमको क्यों जांच करने दी? ये दोहरा मापदंड क्यों भारतीय जनता पार्टी? झीरम की घटना में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त हुआ था भैया, और छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को समाप्त करने वालों को सही रास्ते पर लाना या समाप्त करना, ये सबका धर्म और कर्तव्य है। हम लोग बिल्कुल स्पष्टता से मानते हैं। ये पार्टी वो बात की बात, कांग्रेस को हक नहीं है अब झीरम के उस घटना पर कुछ भी करने और मनाने का। उन्होंने समय खो दिया अपना, उनको दिया था जनता ने समय, और उस समय पर उन्होंने कुछ नहीं किया, न कभी मनाया कोई दिवस। हम तो हर एक घटना को मना रहे हैं। झीरम के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और 13 साल बाद भी पीड़ितों के सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ऐसे में भले ही सियासी चेहरे आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार की राजनीति में उलझे हो, लेकिन आज भी झीरम के पीड़ितों की पीड़ा साफ झलकती है। अब हर बीतते साल के साथ झीरम के अनसुलझा रहस्य और सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद भी लगातार कम हो रही है। और इस सब के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है पीड़ितों के पास उनकी दर्दनाक यादें। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। झीरम पर सियासत, जी हां, ये नई बात नहीं है कि झीरम घाटी का जिक्र हो हर साल और फिर इस पर सियासत या सवाल खड़े ना हो। अब 25 मई को झीरम घाटी को 12 साल हो जाएंगे। झीरम घाटी में जो घटना हुई थी, कांग्रेस पार्टी इस दिन को शहादत दिवस के रूप में अब मनाने जा रही है। इसके साथ ही झीरम में मारे गए लोगों को न्याय दिलाने की भी मांग कांग्रेस कर रही है। लेकिन इस सबसे इतर झीरम पर एक बार फिर से हमेशा की तरह सियासत शुरू हो चुकी है। वही सियासत और हर साल की तरह वही सवाल एक बार फिर से झीरम घाटी पर खड़े हो चले हैं। अब दोनों ही सरकार आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में झूलती हुई नजर आ रही है। आरोप एक दूसरे पर कि आखिर झीरम घाटी के पीड़ितों को न्याय कौन नहीं दिलाना चाहता है, जांच क्यों नहीं हो पा रही है। ये सवाल हर साल की तरह इस बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। कब मिलेगा झीरम के पीड़ितों को न्याय? आखिर क्यों झीरम के सवालों पर सुनाई देने लगी गूंज? झीरम पर उठे सवालों से भाजपा के क्यों चढ़े तेवर? भाजपा झीरम पर क्यों नहीं करना चाहती बात? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ
कांग्रेस से प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता के एस चौहान जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जी भी हमारे साथ जल्द ही चर्चा में जुड़ेंगे और आज झीरम घाटी को लेकर ही चर्चा रहेगी हर साल की तरह। हालांकि सियासत इस विषय पर हो रही हो ये भी नई बात नहीं है। रवि जी, एक बार फिर से बरसी झीरम घाटी की 12 साल हो चुके हैं और ये जो घटना हुई थी इसके बाद से हर साल यही स्थिति होती है कि सवाल और सियासत साफ तौर पर देखे जाते हैं। अब एक बार फिर से वही सियासत, आखिर क्यों? सही बात है खुशी जी, वही सियासत आखिर क्यों के माध्यम से झीरम घाटी में हुए हमारे शहीद उन सभी को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। वहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, घटनाक्रम समझिए पूरी बात का। 2013 में झीरम घाटी कांड होता है जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों की भेंट चढ़ जाता है। ये किसी पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं था, ये लोकतंत्र के खिलाफ था। नक्सली लोग कहते हैं बंदूक से बात करेंगे, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बातचीत से ही सारे रास्ते निकल। और उस समय की वर्तमान प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र में जो प्रहार हुआ उसको कंट्रोल करने में विफल रही, पहली बात। दूसरी बात, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय ये सारी जो घटना हुई रहती है इसके लिए एनआईए को सौंप दिया जाता है कि आप जांच करिए। की बदल जाती है, भारतीय जनता पार्टी की आ जाती है, ये सारी की सारी एनआईए की जांच धीमी पड़ जाती है। 2019 तक के एनआईए ने जो भी जांच की, कोई भी चीज सार्वजनिक नहीं हो पाती। जब 2019 में हमारी सरकार प्रदेश में आती है, हम कहते हैं कि हम एसआईटी बनाएंगे, विशेष जांच आयोग बनाएंगे झीरम घाटी का। हम गठित करते हैं, हमारे लेवल पर जो चीजें रहती है हम उनको देते हैं और हम केंद्र से मांग करते हैं कि जो एनआईए ने काम किया था उसकी रिपोर्ट इसको सौंपी जाए। वो रिपोर्ट कभी भी सौंपी नहीं गई। एनआईए ने भी एसआईटी को सौंपा नहीं गया। हम लगातार इस बारे में बात करते रहते हैं कि इसके बारे पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब जब सरकार वापस से बदल जाती है, केंद्र में जो बैठे हुए हमारे गृह मंत्री जी हो या बाकी नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सारे जवान नक्सलियों के खिलाफ लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कदम भी है कि हमारे जवानों को हम प्रणाम कर रहे हैं कि लगातार वो इस पर काम कर रहे हैं और हमारी फोर्सेस को अच्छी सफलता मिल रही है। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह वापस वहीं आकर के खड़ा होता है कि झीरम में आखिर सच क्या था? क्या ये षड्यंत्र था? क्या इसके पीछे सिर्फ नक्सली थे या इसके पीछे कोई दूसरी ताकतें थी? ये इसका आंसर तो हमें आज तक नहीं मिला है। और जब तक ये प्रश्न के जवाब नहीं आ जाते, चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब। आखिर झीरम का सच क्या था? जवाब ले लेती हूँ चौहान जी से। चौहान जी, देखिए सवाल बने हुए हैं सियासत में और जवाब आप ही से मांगे जाएंगे क्योंकि फिलहाल आपकी सरकार है। वो जब घटना घटी तब आपकी सरकार थी, ठीक है, सरकार बीच में कांग्रेस की भी आई है, सरकार आई बदल गई, लेकिन इस पर सियासत नहीं बदली है, ये अभी भी लगातार जारी है। तब इंटेलिजेंस फेलियर के आप पर आरोप लगाए थे, सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की साइड से लगाए गए थे और अब यही सवाल कि आखिर कब जांच रिपोर्ट सामने आ पाएगी और न्याय मिल पाएगा? जो 12 साल पहले जो शहीद हुए थे वो कांग्रेसी नेता बाद में छत्तीसगढ़ के बेटे पहले थे और हमारे को उतना ही उस घटना का दुखद अनुभव भी है और दुखद हम महसूस भी करते हैं। हमारी संवेदना उन पूरे परिवारों के साथ है, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इसमें न्याय नहीं चाहती, इसमें वो राजनीति चाहती है। ये गलत बात है, सिर्फ यही गलत बात है। मैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं हमारे साथी प्रवक्ता से और उसका वो गोल गोल आंसर बताते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। 2018 में और उसके पहले भी भूपेश बघेल जी बोलते थे कि मेरे जेब में झीरम घाटी के सबूत पड़े हुए हैं,
ये उनका बयान है और मीडिया में कई बार चल चुका है। 2018 में जब वो खुद मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 साल में उन्होंने ये क्यों नहीं दिखाया। दूसरी बात, एनआईए को हटा के एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक आपने क्यों नहीं किया। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि नारकोटिक्स टेस्ट जो है वो वहां पर कवासी लकमा का क्यों नहीं करवाया गया। जब सब मर रहे थे, कवासी लकमा मोटरसाइकिल में बैठ के कैसे दुबक के भाग गए और उनका नारकोटिक टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा विवाद है। जब आपके हाथ में पूरे सबूत थे, जब आपके हाथ में सभी चीजें थी, तो आपने ना एसआईटी की रिपोर्ट उजागर की, ना सार्वजनिक की, और ना ही आपने अपने जेब में जो बोल रहे थे कि मेरी जेब में सबूत है, वही नहीं, वो भी आपने उजागर नहीं किए। उसके बाद एनआईए का गठन जब हुआ और एनआईए को ये मामला सौंपा गया, एनआईए ये किसने बोला था जब ये विभत्स घटना हुई थी 12 साल पहले, तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, श्री सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने रमन सिंह जी के साथ बैठ के, रमन सिंह जी ने बोला कि आप जो भी वो कराना चाहते हैं हम आपके साथ में हैं, भाजपा की सरकार आपके साथ में है। तो आपने खुद रिकमेंड किया था कि हम एनआईए से ही करवाना चाहेंगे, यहाँ के प्रदेश की कोई भी एजेंसी से हम नहीं करवाना चाहेंगे। ठीक है, आप करवाइए। तो हमने जो एनआईए की जो कार्रवाई है और जो छानबीन है वो चालू थी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एनआईए को एकदम एकाएक जैसे ही भूपेश सरकार आती है उसके पीछे पड़ जाती है और एनआईए को रोक के वो एसआईटी गठित करवाना चाहती और एसआईटी गठित भी करवा देती है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट भी उजागर नहीं करती है। तो न्याय इनकी मांग नहीं है, इनका एक टूल है राजनीति का। ये न्याय नहीं चाहते हैं, अपने नेताओं का, छत्तीसगढ़ के बेटों का ये न्याय नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं तो राजनीति चाहते हैं। ये राजनीति बंद करनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत ज्यादा संवेदनशील है। आपको जो भी हमारे अगर छानबीन में कोई भी ऐसी बात लगती है कि इसमें कमी है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशीलता से उसको पूर्ण करेगी, उसको ठीक करेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी मैं इसका। इसके पहले पीसी रथ जी से प्रतिक्रिया। पीसी रथ जी, देखिए जो झीरम घाटी उसकी बरसियां आई हैं, अभी 12वीं बरसी मनाएगी कांग्रेस, शहादत के रूप में मनाएगी, लेकिन शहादत पर भी सियासत ही तो होती आई है। 12 साल हो गए हैं, हर साल जब ये तारीख आती है इस पर सवाल और सियासत बखूबी ऐसे ही रहते हैं। सरकार उस समय बीजेपी की रही थी, तब भी बीच में कांग्रेस का कार्यकाल आया तब भी, और इसको लेकर बार बार जांच पर ही जो सुई है वो अटकी रहती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब दोनों ही सरकारों को मौका मिल चुका है तो आज भी जांच को लेकर इतनी सियासत क्यों? क्या सिर्फ उस मुद्दे को एक सियासत के रूप में, एक राजनीति करने के लिए ही उठाया जाएगा? जी, हर बार यही लगता है कि झीरम की जांच जो है वो राजनीति का शिकार हो गई। ये बात हर बार हर किसी को छत्तीसगढ़ में वो दुखद हादसे का दिन याद है कि किस तरह से 25 मई को शाम के समय से जो 3-4 बजे से जो सूचनाएं आनी शुरू हुई और देर रात तक के लोग सकते में आ गए कि किस तरह से एक पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। बार बार ये, चूंकि वो उस समय में वो परिवर्तन यात्रा का दौर था और उस कारण से ये पॉलिटिकल सरगर्मी बहुत ज्यादा थी कि सरकार जो है क्या विकास यात्रा रमन सिंह को जनता स्वीकार करेगी या फिर परिवर्तन यात्रा कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो ठीक चुनाव के पहले का वो दौर था और उस समय में इस तरह की घटना होना वो निश्चित रूप से उसके चुनावी वो निकाले जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई चुनावी वो तो नहीं है, इसमें कोई उस तरह का षड्यंत्र तो नहीं है करके। और इसी षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए ही
जो उस समय की कांग्रेस की केंद्रीय सरकार थी उसने उसके लिए एनआईए जांच का रखा था। अब एनआईए जांच के बाद भी अगर एनआईए जांच केंद्र सरकार की में परिवर्तन होते तक के 2014 में जो सरकार बदली तब तक के एनआईए ने कोई भी प्राइमरी रिपोर्ट भी नहीं दी, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की उस समय की कमजोरी है कि वो एनआईए को इस तरह से तत्कालिक तौर पे प्राथमिक रिपोर्ट के लिए भी उस तरह से तैयार क्यों नहीं कर पाई, एनआईए की जांच उस तरह से शीघ्रता से क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उसके बाद तो केंद्र में सरकार बदल गई और मोदी जी की सरकार आ गई और मोदी जी की सरकार 5 साल जो रही और उसमें एनआईए की विजिट होते रहना, एनआईए का बार बार छत्तीसगढ़ में अपनी जांच के सिलसिले में लोगों को वो करना, हिरासत में भी लेना, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन 2018 में जब प्रदेश में सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, तो फिर से कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से दावा किया कि हम अलग से एसआईटी बना रहे हैं और ये रिपोर्ट, ये जांच जो पेंडिंग है अभी तक के, इसको बिल्कुल जनता के सामने लाया जाएगा। और लेकिन फिर ये कंट्रोडिक्शन हो गया कि वो एनआईए हमको रिपोर्ट नहीं दे रही है, एसआईटी बनाया है सरकार के सामने, राज्यपाल के सामने भी एनआईए उस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं दे रही है, बंद लिफाफे में भी नहीं दे रही है, इस तरह से राजनीतिक बयान आने लगे। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दल नहीं चाहते थे कि ये रिपोर्ट, ये जांच रिपोर्ट सीधे सीधे आए और जनता को सच्चाइयां पता चले। हम आम जनता के तौर पे और पत्रकारों के तौर पे तो हम लोगों को यही लगता रहा कि ये पूरी की पूरी झीरम की जांच जो है आखिरकार राजनीति का ही शिकार होती रही और इसमें सच्चाई से जनता को वंचित किया गया, जबकि कोई ऐसी बात नहीं होती कि इतनी महत्वपूर्ण मतलब जांच रिपोर्ट होती। वो घटना इतनी मतलब भयानक घटना थी कि उसके बाद सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या, कौन था इसके पीछे, अपराधी कौन है। लेकिन वो रिपोर्ट आखिरकार जनता को देखने के नहीं आई, जनता के सामने लाई ही नहीं गई। तो अब चूंकि दो ही दलों की सरकारें इस प्रदेश में हुआ करती हैं, या तो कांग्रेस रहेगी या तो भाजपा रहेगी, तो ये बिल्कुल तय है कि आपकी अगर सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और केंद्र की एजेंसी जांच कर रही है, फिर भी आप रिपोर्ट को सामने नहीं ला पाते हैं, या प्रदेश में आपकी सरकार पूरे 5 साल बनी रहती है फिर भी उसकी आप सही तरीके से जांच नहीं करा पाते हैं, जांच के तथ्य सामने नहीं ला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक तरह का सरकारों का मंशा नहीं रही कि रिपोर्ट आए, ये जनता को प्रतीत होता है। और इसलिए इस मुद्दे को राजनीति का शिकार कर दिया गया, ये माना जाता है। आमतौर पे लोग चर्चा में इसी बात का जिक्र करते हैं कि ये रिपोर्ट जो है नहीं आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति है। जैसा कि चौहान जी कह रहे थे कि क्या कांग्रेस के कुछ नेता उसमें शामिल थे, या फिर जैसे कि कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि क्या भाजपा की सरकार उसमें कहीं ना कहीं शामिल थी, या कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये घटना सुपारी किलिंग थी या नक्सलियों का सिंपल अपना एक वो था। क्योंकि पिछले दिनों भी एक मैं कहीं मीडिया रिपोर्ट में देख रहा था कि किसी आत्मसमर्पित नक्सली या फिर किसी नक्सली नेता से बातचीत में, किसी मीडिया पर्सन की बातचीत में ये बात सामने आ रही थी कि नक्सल उस इलाके में उस दिन ऐसा कोई बड़ी घटना की प्लानिंग से नहीं थे और अचानक से ये घटना हो गई। इस तरह के भी किसी नक्सली का मैंने इंटरव्यू देखा था। तो मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर के ये घटना जो है वो, क्योंकि वहां के बड़े कद्दावर नेता थे महेंद्र कर्मा, और महेंद्र कर्मा को उस समय प्रदेश की राजनीति में भी बहुत पावरफुल के रूप में, व्यक्ति के रूप में माना जाता था। कई बार तो ये कहा जाता था कि दंतेवाड़ा जिले में भले भाजपा की सरकार हो 10 साल से, लेकिन दंतेवाड़ा जिले में महेंद्र कर्मा जी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, सरकार को भी उनकी बातें सुननी पड़ती है करके। और ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस एकजुट हो रही थी और नंद कुमार पटेल बहुत कुशल संगठनकर्ता के रूप में जो बिखरे हुए कांग्रेस जन थे उनको एकजुट करके चुनाव के लिए तैयार कर रहे थे, और वो बहुत ही कुल मिलाकर पीसी रथ जी बात वही है कि बड़ी घटना है, ये राजनीतिक दल भी स्वीकारते हैं इस चीज को कि ये निश्चित ही एक बड़ी चोट रही है छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन इस पर फिर भी सियासत ही होती आई है। रवि जी देखिए, आप ही के पास लौटूंगी, क्योंकि इसको लेकर दुख तो बीजेपी भी जताती है, लेकिन कांग्रेस का अक्सर ये कहना रहता है कि बीजेपी को वो दुख नहीं है जो हमको है, हमने एक पीढ़ी खोई है अपनी। तो फिर वही तो बात है कि मौका आपको भी दिया था जनता ने, और आपके लिए तो ये गहन दुख वाली बात थी ना, तो फिर क्यों जांच नहीं हो पाई है? बल्कि भूपेश बघेल जी का तो अभी तक जिक्र किया जाता है कि जेब में सबूत रखे थे, तो फिर वो सबूत कहां गए? खुशी जी, अच्छा प्रश्न आपने रेस किया है। आप बात को समझिए, गंभीरता को समझिए। जब 2014 में ये 2013 कांग्रेस की या यूपीए की सरकार थी, स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एनआईए को जांच दी गई,
एनआईए ने प्रिलिमिनरी वर्किंग नहीं की थी, वो लोग पूरी जांच अपनी कर रहे थे, लेकिन धीरे से सरकार बदल गई। जब सरकार बदली तो एनआईए को रिपोर्ट देनी चाहिए ना। हम तो वेट कर रहे हैं एनआईए की रिपोर्ट का कि एनआईए क्या कह रही है, क्या एक्चुअल स्थिति है ये, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं दी गई। जब स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होती है, बीजेपी के बाद कांग्रेस आ जाती है, भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी तथ्य है, जो भी सबूत है, वो सारे हम रखेंगे जांच एजेंसी के सामने। जांच एजेंसी उसमें पूरी कंप्लीट फाइंडिंग्स निकाल करके दे। क्या गलत कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या, आधी रिपोर्ट केंद्र के पास है, आधी वर्किंग, या यूं कहा जाए थोड़ी बहुत वर्किंग स्टेट ने की, क्योंकि स्टेट के पास अपने संसाधन लिमिटेड थे। केंद्र 5 साल में एनआईए ने क्या वर्किंग की, जब तक के वो सारे के सारे फिगर्स, सारे फैक्ट्स। लेकिन इसमें सवाल ये भी होता है रवि जी कि रिपोर्ट ठीक है कैसे जांच निकलेगी? होती है, जांच की रिपोर्ट आती है, लेकिन क्या जांच की रिपोर्ट पर भरोसा कर पाएगी कांग्रेस? क्योंकि अब तो ये आदत हो रखी है देखिए विपक्ष क्यों, की ओर से कि बार बार जांच एजेंसी पर सवाल उठाए जाते हैं। मैं देखिए इसका जवाब बात वो निश्चित लूंगी बाद में चौहान आएगी जी कि से, लेकिन उससे पहले ये विश्वसनीयता। भी मैं पॉइंट क्लियर कर लेती हूँ। देखिए, हाँ। मैं आपके पास आ रहा हूं। विश्वसनीयता होगी नहीं होगी ये बाद का विषय हो जाता है खुशी जी। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि फिगर्स तो आए सामने, रिपोर्ट तो आए। रिपोर्ट क्या कह रही है वो चीजें आए तो सही। जब तक कि रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक कि सारे सारे के सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए कोई चीज एक कंप्लीट टेबल पर नहीं आएगी, आप मुझे बताइए ना, आप सही है गलत है या मैनिपुलेटेड है कि नहीं है, आप कोई भी कमेंट ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इस जवाब सबसे जवाब ले पहले तो लेती हूँ कोई चौहान चीज जी से, आनी जवाब ले चाहिए लेती ना। हूँ। चौहान जी, सांच को आंच कैसी? जब जांच करने के लिए तैयार है फिर रिपोर्ट नहीं आती है, कुल मिलाकर ये मामला उलझा रहता है इसी में ही। और अब तो ज्यादातर तो आपकी ही सरकार रही है ना, बीजेपी की सरकार रही है 5 साल। बीच में अगर कांग्रेस को छोड़ दे तो फिर बीजेपी, और अभी भी बीजेपी है। जी बिल्कुल। हाँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ खुशी जी कि जब 5 साल इन लोग को मतलब मौका मिला था कि जो मनमानी कर सकते हैं वो करवाएं, जो कर सकते हैं वो कराएं, अभी ये तो स्टैंड करें कि आप किससे करवाना चाहते हैं, एसआईटी से करवाना चाहते हैं कि फिर से एनआईए से करवाना चाहते हैं, ये भी तो मालूम नहीं है। वो किसी से भी हो, ये राजनीतिक मुद्दा बना चुके हैं, न्याय का मुद्दा नहीं बना चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, इनको न्याय नहीं चाहिए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसमें कौन था कौन नहीं था और क्या था क्या नहीं था। इनको सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा उठा के रखना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष ही नहीं है। जो आपने बोला वो हमने किया, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री और आपके आला अधिकारियों ने, आला नेताओं ने जो बोला हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि हमारे हिसाब से करिए, और उसके बाद भी जब आपकी सरकार आती है तो आप अपने हिसाब से करते हो। दूसरी बात, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी ने बोला कि आपकी सरकार जब तक थी 2014 तक जब थी, उसमें आपकी प्रारंभिक रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाई थी? प्रारंभिक रिपोर्ट भी नहीं आ पाई थी। तीसरी बात यह है खुशी जी कि उसके बाद जब आपकी भूपेश सरकार आती है तो आप एकदम सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखाते हैं, सॉफ्ट रवैया क्यों रहता है आपका नक्सलियों के और उनके नेताओं के प्रति? तीसरी बात, जब कॉल रिकॉर्डिंग निकालना चाहिए था तो कॉल रिकॉर्डिंग आप क्यों नहीं निकाली? वो उस समय इसकी अपना एनआईए की रिपोर्ट में कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं निकाली गई? वो ठीक है जांच चौहान तो जी, NIA देखिए कर रही मुझे थी। रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, बात वही हो जाएगी। बीत गई सो बात गई, आपकी भी सरकार गई है, उनकी भी गई है, लेकिन अब वर्तमान की बात कर लेते हैं कि हर बरसी पर यही सियासत होगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने पहले भी बोला कि एक कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो बाद में थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बेटे पहले थे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशीलता से उसकी जांच करवाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएगी। चलिए ठीक है, फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया पीसी रथ जी से।
की घटना के बाद वहां पर जो एसपी हुआ करते थे जगदलपुर के, वो जगदलपुर जिले के अंतर्गत आने वाला इलाका है। तो जगदलपुर के जो एसपी हुआ करते थे वो लंबे समय तक के, उसके बाद एक तरह से प्रशासनिक तौर पे लूप लाइन कहा जाता है जिन पदों पे, वहां पर उन पदों पर उनको भेज दिया गया। और उसके बाद कई सालों बाद जब अब जाकर भाजपा की पिछले बार सरकार बनी, तब उनका एक तरह से पुनर्वास हुआ और वो फिर अच्छे पद पे जनसंपर्क के इस तरह से संचालक बनाए गए। और उसके बाद ये एक प्रशासनिक तौर पे जो परिवर्तन हमने देखा इस पूरे मामले में। और उस जगह पे जो जीरम के पास पुलिस चौकी तुरंत बनाई गई, बाद में वहां थाना भी बना दिया गया। प्रशासन के तौर पे या पुलिस के अपने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरम को काफी उसके बाद सुरक्षित किया गया। लेकिन जीरम में जब ये घटना हुई तो उस समय की जो पुलिसिंग थी उसका स्तर ये है कि उस समय ये बात कही जा रही थी कि जिस दल ने नक्सलियों के वहां पर ये हमला किया था, उस दल के लोग यानी हिड़मा की बटालियन वहां से लगभग 40-50 किलोमीटर के रेंज में ही थी 3-4-5 दिनों तक के, ऐसा पुलिस के ही सूत्रों से पता चलता था। लेकिन उस समय की पुलिसिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी शायद, या उस तरह से सरकार जो है निर्णय नहीं ले पा रही थी कि वहां पर तुरंत हमला करके वो उस दल को गिरफ्तार किया जा सके जो नक्सलियों का दल इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व था। तो ये प्रशासन पुलिसिंग के तौर, सुरक्षा के तौर पर ये कमी थी जो आज के समय में शायद नहीं है। आज के समय में पुलिस चाक चौबंद है और व्यवस्थाएं जिस तरह से हैं उसमें मुझे लगता है निश्चित सुरक्षा को लेकर तब सवाल उठे थे, लेकिन अब तो फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो जांच के हिसाब से हाँ जी बिल्कुल निश्चित। कुल मिलाकर देखा जाए तो नक्सलियों का भी अब तो लगभग अब अंत होने वाला है। लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन बात झीरम घाटी को लेकर है जिसकी अगर बात की जाए तो हर साल उसकी बरसी पर सिर्फ सियासत होती है। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से झीरम घाटी की 12वीं बरसी आने वाली है और आने वाली है बरसी, लेकिन इसके पहले ही सियासी सुर छत्तीसगढ़ में हमेशा की तरह हर साल की तरह सुनाई देने लगे हैं। सरकार आई है चली गई है, दोनों ही सरकारें चली गई है, अभी भी फिलहाल वर्तमान सरकार है, लेकिन बार बार सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि आखिर जांच को लेकर और कब तक सियासत। अगर जनता ने मौका दिया है दोनों ही सरकारों को, तो फिर उसके बावजूद दोनों ही पार्टियों को मौका मिलने के बावजूद भी अगर इस पर सियासत होती है तो ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि झीरम घाटी भले ही शहादत के रूप में कहे, लेकिन यह निश्चित ही सियासत की भेंट चढ़ चुकी है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।